नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र खंड बा के पाठ्यक्रम में ये इकाई 5 यानी यूनिट 5 हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें भूगोल की आधुनिक तकनीक है। भूगोल की आधुनिक तकनीक के अंतर्गत यहाँ पे है सुदूर संवेदन, GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली। इसके बाद है GPS यानी भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम, इसको हम GPS बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। ये तीन चीज़ यहाँ पे दी गई है, लेकिन ये तीन चीज़ें जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये क्रम में नहीं है। ठीक है, क्रम में नहीं है क्योंकि आप देखिए यहाँ सिद्धांत सुदूर संवेदन सिद्धांत दिया है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दिया है, घटक दिया है। ठीक है, इसके बाद उपग्रह के प्रकार दे दिया है। अब उपग्रह के प्रकार आपको पढ़ना है तो सिर्फ आप उपग्रह के 5 प्रकार नहीं पढ़ सकते। आपको उपग्रह के बारे में पहले जानकारी होना, ठीक है, कितने प्रकार के उपग्रह होते हैं और ये उपग्रह कहाँ पे छोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मैकेनिज्म बनता है सभी चीज़ों का, ठीक, तब जाके आप उपग्रह के प्रकार आपको समझ में आएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे जो इस सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, इसका मैंने डिकोड करके यहाँ पे लिखा हुआ हूँ और अब मेरे लेक्चर्स में आप इनको देख सकते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे जमे हुए। सबसे पहले आपको बताई जा रही है स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती है और किस प्रकार से कार्य करती है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको एकदम बेसिक से बताई जा रही है, ताकि आपको एकदम जो डीप नॉलेज है, ठीक है, आप ऊपरी ज्ञान पे निर्भर ना हो सके, आपको उसके अंदर की चीज़ें भी पता हो, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर ये जो सिलेबस आप क्रम में नहीं पढ़ा रहे। क्रम में मान लीजिए मैं पढ़ा भी दिया तो आपको समझ में आएगा क्या? आपको समझ में बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि ये चीज़ें इस क्रम में होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इस पे डिपेंड रहिए, क्योंकि ये एकदम क्रम में है और आपको एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आएगी। स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद हमने कवर किए हैं इसरो और इसके केंद्र जो क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट है उसके बारे में। तो इसके बाद हमने पढ़े हैं स्पेस टर्म्स। ठीक है, स्पेस टर्म्स जो बहुत सारी होती है और जो कि आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जानना जरूरी है, अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत जानना जरूरी है। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि बात क्या हो रही है। जैसे मैंने आपको बोला शटल, ठीक है, शटल या फिर बोला मैंने सैटेलाइट या उपग्रह, तो आपको पता तो होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं वो। ठीक, उसके बाद जैसे रॉकेट की बात करिए, लॉन्च व्हीकल, लॉन्च PSLV GSLV, ये सब टेक्नोलॉजी जब मैं यूज़ करूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। इसलिए पहले आप इन लेक्चर्स को पढ़िए। ठीक, इन लेक्चर्स को पढ़िए। उसके बाद हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सैटेलाइट। इससे पहले हम उपग्रह कक्ष पढ़ चुके हैं। उपग्रह कक्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप कक्ष के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसमें भेजी जाने वाली सैटेलाइट के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। और फिर इसरो की सैटेलाइट, ये 2 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सैटेलाइट यानी उपग्रह के प्रकार और इसरो द्वारा भेजी गई जो सैटेलाइट है, इसरो द्वारा जो भेजे गए उपग्रह हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे GPS आपके सिलेबस का हिस्सा है। भौगोलिक पोजिशन सिस्टम, उसकी आधारभूत संकल्पना और उपयोग, ये चीज़ें पढ़ेंगे। फिर रिमोट सेंसिंग हम पढ़ेंगे। रिमोट सेंसिंग आपका कहाँ पे है, ये पे, यानी रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन, यहाँ पे फिर ये पहले नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सिलेबस में देखिए, आपका सिलेबस निकालिए। प्रश्न पत्र खंड बा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 5 में भूगोल की आधुनिक तकनीक में आप निकाल के बैठिए, या तो फोन पे निकाल लीजिए या फिर आपने हार्ड कॉपी निकलवाए हैं उसके अंतर्गत निकाल के रख लीजिए। तो ये देखिए कि हम ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे GIS, ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसके घटक और उपयोग के अंतर्गत हम जो सारी चीज़ें आएगी वो इस लेक्चर में आएगा। और इसके बाद जो इसरो के फ्यूचर जो मिशन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो का इंडेक्स है जो मैंने आपको बता दिया, और आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और अपने जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से पूरा करेंगे। सैटेलाइट यानी उपग्रह, क्या होता है उपग्रह, क्या मतलब होता है, हो सकता है उपग्रह का? क्या सैटेलाइट वे मशीनें हैं जो नासा या इसरो द्वारा भेजी जाती है, या जो अन्य स्पेस एजेंसियां हैं उनके द्वारा भेजी जाती है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी या फिर जो रशिया की स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा भेजी जाती है, जापान की स्पेस एजेंसी उनके द्वारा भेजी जाती है, या फिर वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, या फिर वो जिनकी मदद से हम घर पर टेलीविजन देख सकते हैं, TV देख सकते हैं। यदि आपका यही मानना है तो ये आप गलत हैं। ठीक, सिर्फ यही नहीं होती है, हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। सैटेलाइट को हिंदी में हम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह।
सैटेलाइट का मतलब केवल इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई मशीनें नहीं होती है, हालांकि ये भी सैटेलाइट्स है। हालांकि ये जो हम भेजते हैं वो भी सैटेलाइट्स है, लेकिन केवल इन्हीं को सैटेलाइट कहना गलत होगा। चलिए जानते हैं विज्ञान यानी साइंस में सैटेलाइट की क्या परिभाषा है, असल में सैटेलाइट है क्या। सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद वह वस्तु या पिंड है, ठीक है। परिभाषा ध्यान से समझिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके लेक्चर भी इस लेक्चर के नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे, क्योंकि आप लेक्चर के नोट जब तक नहीं बनाएंगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। अंतरिक्ष में मौजूद वह पिंड या वस्तु है, जो सैटेलाइट है, अंतरिक्ष में मौजूद वह पिंड या वस्तु है जो किसी निश्चित कक्षा में अपने से बड़े पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर निश्चित कक्षा क्या हो गया, कक्षा आप पुराने लेक्चर यदि आप देख रहे हैं तो आप आसानी समझ पाएंगे। कक्षा यानी हम बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी या फिर अट्रैक्शन, जो विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती है। मियो से पहले आता है लियो, ठीक है, फिर जियो, फिर हियो, ये इस प्रकार की जो कक्षाएं होती है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। यदि आप अपने पुराने लेक्चर देख रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी समझ में आएगा, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप पहले के लेक्चर देखिए जरूर, यानी जो पहला पोर्शन जो हो चुका है उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ही समझ में आएगा बहुत ही आसानी से। निश्चित कक्षा में अपने से बड़े पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, साथ ही अपने स्थान पर भी घूर्णन करते हैं, सैटेलाइट या उपग्रह कहलाते हैं। समझ में आए, यानी ये कोई ग्रह है, ठीक, ये मान लीजिए कोई बड़ा ग्रह है। इस बड़े ग्रह के आसपास कोई पिंड है जो इसकी परिक्रमा कर रहा है, कोई पिंड है जिसकी परिक्रमा कर रहा है, ठीक, ऐसा ये, फिर यहाँ गया, फिर ये, फिर यूं, फिर ये गया, फिर ये गया, ठीक। तो ये कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई ग्रह है, मान लीजिए एक ग्रह है, और ये कोई पिंड है, बड़ा ग्रह या कोई, और ये छोटा वाला कोई पिंड है, ठीक है। तो ये इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, इसके साथ ही साथ ये अपनी कक्षा में भी घूम रहा है, तो वो उपग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपग्रह। आ गया समझ में, क्या कहलाएगा वो, उपग्रह। सीधी भाषा में समझते इसे, यदि आपको समझ में नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष में उपस्थित वो वस्तु जो अपने से बड़ी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाती है सैटेलाइट कहलाती है। अब तो आ गया समझ में, ठीक। अंतरिक्ष में उपस्थित वो वस्तुएं जो अपने से बड़ी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे सैटेलाइट कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन ये यदि आप इसकी अपेक्षा ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांस बहुत ही कम रहेंगे। ये एक मैंने आपको समझने के लिए बताया हूँ, ठीक, समझने के हिसाब से ये बताया हूँ कि आप एक लेमैन भाषा में समझ सके और बहुत ही साधारण भाषा में समझ सके। इसका सबसे बड़ा और बेहतर उदाहरण है पृथ्वी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि पृथ्वी उपग्रह कैसे हो सकती है, ठीक है, पृथ्वी उपग्रह कैसे हो सकती है, पृथ्वी तो ग्रह है, ठीक है, आपका मानना भी सही है, पृथ्वी ग्रह है, लेकिन देखिए पृथ्वी जो है वो किसके किसके परिक्रमा करती है, सूर्य की, ठीक। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अंतरिक्ष में मौजूद वह वस्तु या पिंड जो किसी निश्चित कक्षा में अपने से बड़े पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, साथ ही अपने स्थान पर घूर्णन भी करते हैं। तो इस परिभाषा के अंतर्गत पृथ्वी भी इसका फॉलो कर रही है, ठीक। तो पृथ्वी भी एक प्रकार से क्या है, पृथ्वी भी एक प्रकार से उपग्रह है, किसका, सूर्य का। जो अन्य ग्रह भी है, जैसे मंगल है, ठीक है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, ठीक, शुक्र है, ये सारे भी किसके, ये ग्रह भी किसके उपग्रह हो सकते हैं, सूर्य के उपग्रह ये हैं। समझ में आए। पृथ्वी से सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, और इस कारण भी आपको लग सकता है कि ये उपग्रह कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए उपग्रह है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है चंद्रमा, जो कि आप सभी को पता है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है, इस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हुआ। आ गया समझ में। पहला एग्जांपल क्या देखे हमने उपग्रह का, पहला पृथ्वी है, दूसरा देखे चंद्रमा। पृथ्वी है जो अन्य ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी, बुध, या फिर जो मंगल है या शुक्र है, ये जितने भी ग्रह है वो किसके उपग्रह हैं, सूर्य के। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, ठीक। हजारों मानव निर्मित उपग्रह हैं
कुछ हमारे ग्रह की तस्वीरें लेते हैं, कुछ अन्य ग्रहों की तस्वीरें लेते हैं, कुछ सूर्य से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं, अन्य वस्तुओं के संबंधित चित्र लेते हैं। जो मानव निर्मित उपग्रह है उनके बारे में बात कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के। ये तस्वीरें वैज्ञानिकों को पृथ्वी, सौरमंडल और ब्रह्मांड, ठीक है, पृथ्वी, सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में जानने में मदद करती है। अन्य उपग्रह दुनिया भर में टीवी सिग्नल और फोन कॉल भेजते हैं। ये अलग अलग इनके कार्य, जो मानव निर्मित उपग्रह है उनके अलग अलग कार्य हैं। हम जब इनके प्रकार पढ़ेंगे उसके बारे में हम इसे डीप में जानेंगे। सैटेलाइट के प्रकार हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कितने होते हैं? उपग्रह दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक। एक तो होते हैं प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक यानी नेचुरल सैटेलाइट, ठीक। और मानव निर्मित उपग्रह, ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि आपको प्रश्न में आया है कि प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं या मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा बताइए। तो वे उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह की परिभाषा हम देखते हैं यानी नेचुरल सैटेलाइट की, तो वे उपग्रह जो पृथ्वी वे उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? अंतरिक्ष में मौजूद है और किसी न किसी ग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल पृथ्वी, ठीक, चंद्रमा, मंगल, जितने भी ग्रह है उनके उपग्रह हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे? उपग्रह कहलाएंगे, प्राकृतिक वाले, ठीक। प्राकृतिक यानी प्रकृति से बने हुए हैं। वहीं हम कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो ऐसे उपग्रह जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, हम ह्यूमंस द्वारा बनाए जाते हैं और अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। आगे समझ में? कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह से छोटे होते हैं, ठीक है। इनकी यदि तुलना की जाए, इनके आकार की तुलना की जाए प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह की, तो ये आकार में छोटे होते हैं। इनका आकार एक छोटी पेटी से लेके बड़े ट्रक के बराबर हो सकता है। और कृत्रिम उपग्रह का आकार उनके काम पर निर्भर करता है, ठीक है। काम पर कैसे निर्भर करता है कि वो संचार के काम आ रहा है या फिर नेविगेशन के काम आ रहा है, ठीक है, नेविगेशन काम आ रहा है या फिर स्पाई करने के काम आ रहा है, ठीक। इस प्रकार से जो अन्य काम है उसके उस पर डिपेंड करता है कि किस कक्षा में ये पहुंचाए जाएंगे, कितनी इनकी दूरी होगी, ये इस पर डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको उपग्रह के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी, जो प्राकृतिक और कृत्रिम है, ठीक है। अब कृत्रिम उपग्रह के बारे में हम और इसके आगे और पढ़ेंगे डीप में, ठीक है। अब जितने भी हम पढ़ने वाले हैं, इसरो द्वारा जो भेजे जा रहे हैं जो सैटेलाइट्स है, वो क्या है? कृत्रिम उपग्रह ही तो है। यानी हम जो इसके आगे हम पढ़ रहे हैं, क्या जो पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसरो द्वारा जो भेजे जाने वाले जो उपग्रह हैं, ये सभी क्या है? मानव निर्मित है, ठीक है। मानव निर्मित है तो ये कौन से हो जाएंगे? कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उपग्रहों के प्रकार, जो इसरो जो भेजता है उन वाले उपग्रहों के प्रकार, तो ये किसके प्रकार रहेंगे? ये भी कृत्रिम उपग्रह के प्रकार रहेंगे, पांचों, ठीक है, पांचों प्रकार के। अब हम पढ़ते हैं सैटेलाइट यानी उपग्रह जरूरी क्यों है, क्यों हमें भेजने की आवश्यकता होती है वहाँ पे। क्या जो प्राकृतिक उपग्रह है उनसे काम नहीं हो सकता? आखिर इसका कारण क्या है कि हमारे लिए उपग्रह क्यों जरूरी है? तो आपने देखा होगा सैटेलाइट के आने से पहले टीवी सिग्नल बहुत धीरे जाते थे, क्योंकि ये तरंगे सीधी रेखा में गति करती है, इसलिए इनमें काफ़ी दिक्कतें आती थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मकाने और पहाड़ इनकी गति में अवरोध बनते थे, ठीक। लेकिन जब से सैटेलाइट आई है, सैटेलाइट आने के बाद ये बेहद सरल और आसान हो गया है। अब तरंगे सीधी रेखा में सैटेलाइट तक भेजी जाती है और वहाँ से तरंगे आपके घर में लगे डिश तक पहुँचती हैं, ठीक है। डिश टीवी अभी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं या टाटा स्काई या जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ तक ये पहुँचती है। जो सैटेलाइट होती है पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर होती है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट समझने के लिए आपको मैं बोलूँगा कि आपके जो पुराने लेक्चर्स वो देखिए, जो उपग्रह कक्ष है इसके बारे में, ठीक है। उपग्रह विभिन्न प्रकार के कक्ष हमने पढ़े हैं, वो देखिए। तो ये आपको ये स्टेटमेंट आपको बहुत ही आसानी समझ में आएगी, आप एक बार इसको पढ़ के आगे निकल जाएंगे, ठीक। सैटेलाइट पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर होती है, जिससे पृथ्वी के बड़े भागों को देखा जा सकता है। यानी कि धरती के मुकाबले अंतरिक्ष में सैटेलाइट से कम समय में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। इस कारण हमारे लिए सैटेलाइट जरूरी है, कम समय में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए। अंतरिक्ष में पहले उपग्रह क्या थे, ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट्स क्या थे?
सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, अभी जो है रसिया, ठीक है, रसिया, आप रसिया समझ लीजिए, ठीक है, जो अभी वर्तमान देश है। पहली इसने यानी सोवियत संघ ने पहली बार अंतरिक्ष में एक उपग्रह लॉन्च किया था। किसने किया था? सोवियत संघ ने। उपग्रह को 1957 में लॉन्च किया गया था। इसे स्पुतनिक 1, क्या नाम था इसका? स्पुतनिक 1 कहा जाता था। इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का मुख्य कारण था रेडियो तरंगों को सैटेलाइट के माध्यम से आसानी से सभी तक पहुंचाना, जो कि काफी हद तक सही भी साबित हुआ। लेकिन इसके साथ ही जो रेडियो की क्वालिटी में सुधार तो आया है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में भेजे जाने के बाद 3 हफ्ते के बाद इस सैटेलाइट की बैटरी खत्म हो गई थी और इसे वापस धरती में गिरने में करीब 2 महीने का समय लगा था। और इसके बाद हम देखते हैं नासा, ठीक है। नासा ने कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। 1958 में पहला एक्सप्लोरर 1 अमेरिका का पहला मानव निर्मित उपग्रह था, ठीक है। तो नासा द्वारा बनाया गया पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? एक्सप्लोरर 1। और सोवियत संघ द्वारा बनाया गया कौन सा है? स्पुतनिक 1, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत की पहले सैटेलाइट या फिर भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? 19 अप्रैल 1975 में भारत की पहली सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी गई, ठीक है। पहली सैटेलाइट कब भेजी गई? 19 अप्रैल 1975 में। इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट नाम क्यों रखा गया? इस सैटेलाइट का नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया। ये इनके सम्मान पे ये नाम यहाँ पे रखा गया, आर्यभट्ट, ठीक है। तो जो पहली सैटेलाइट थी उसका नाम था आर्यभट्ट। और ये किसके नाम पे रखा गया? महान गणितज्ञ के नाम पे, भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के नाम पे ये रखा गया था। इसे अंतरिक्ष में भेजने का मुख्य कारण खगोल विज्ञान और भौतिकी परीक्षण था, ठीक है। खगोल विज्ञान और भौतिकी परीक्षण से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका भार था 360 किलोग्राम। सैटेलाइट से निम्नलिखित और लाभ मिल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्थलीय, हवाई, महासागरीय दिशा निर्देशन में यानी नेविगेशन में, ठीक, नेविगेशन में हम इसका लाभ ले सकते हैं। वाहन ट्रैकिंग में हम ले सकते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ले सकते हैं, ठीक है। और हम लेते ही हैं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सैटेलाइट्स का उपयोग। हम किसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जब ऊपर सैटेलाइट द्वारा तस्वीरें खींची जाती है तो उसके माध्यम से हम उसके जो बचाव कार्य हम कर पाते हैं, ठीक। और सैन्य क्षेत्रों, युद्ध सीमा प्रबंधन और आतंकी घुसपैठ पर निगरानी रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सैटेलाइट का, ठीक है। कारगिल वॉर के टाइम पे भी तो यही हुआ था। कारगिल वॉर के टाइम पे जब हमने यूएसए से मदद ली थी, ठीक है, यूएसए से मदद लिए थे कि यूएसए हमें अपना जो जीपीएस के हमें यूज करने का यहाँ पे मौका दे, ठीक है। तो जो जानकारी है वो हमें दीजिए। लेकिन यूएस ने कुछ भी इसके बारे में नहीं कहा था, मतलब कोई प्रतिक्रिया इसने नहीं दिया था। तब से हमको समझ में आया कि हमें हमारा भी अपना जो जीपीएस है, रीजनल जीपीएस, या हमारा इंडिया का जो जीपीएस है वो होना चाहिए। तब से ये इस पर काम करना शुरू कर दिया गया था। और ये बाद में जाके बना IRNSS, ठीक है। ये हमारे इंडिया का रीजनल जीपीएस है और इसका नाम बाद में चल के रखा गया नाविक, ठीक है। नाविक मछुआरों के जो मछुआरे हैं उनके सम्मान में यहाँ पे रखा गया क्या नाम? नाविक। आ गया समझ में? अब हम देखते हैं और जो लाभ जो सकते हैं पद यात्रियों तथा पर्यटकों के लिए स्थलीय नेविगेशन की सुविधा। ये आप सभी जानते हैं, आप जब भी कहीं भ्रमण पे जाते हैं, ठीक है, तो आप जीपीएस का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो जीपीएस किससे संबंधित? सैटेलाइट से, ठीक है। उपग्रह की सहायता से हम जीपीएस का उपयोग कर पाते हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से ये भी उपग्रह किसमें सहायता करते हैं, ठीक है, जो नेविगेशन होती है, स्थलीय नेविगेशन होती है उसमें। चालकों के लिए दृश्य एवं श्रव्य दिशा निर्देशन की सुविधा देते हैं। सटीक समय की गणना कर पाते हैं इससे हम। मानचित्रण एवं भूगणितीय डेटा का संकलन हम कर पाते हैं। मोबाइल फोन का एक के साथ एकीकरण हम कर पाते हैं। मोबाइल फोन के सैटेलाइट के द्वारा भेजी जाने वाली और रिसीव की जाने वाली जो सूचनाएं होती है उसके द्वारा ही चलते हैं मोबाइल फोन्स। तो इस प्रकार के अन्य जो लाभ है वो हम सैटेलाइट के माध्यम से लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखते हैं
कि ये बहुत ही कॉमन सवाल है, ठीक। एक दूसरे पर क्रैश क्यों नहीं होते? जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट है, एक दूसरे पर नहीं, या फिर एक दूसरे टकराते क्यों नहीं है? इस प्रकार की घटनाएं क्यों नहीं होती हैं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आता हो, क्योंकि इतने सारी सैटेलाइट हम भेज रहे हैं, ठीक। बहुत सारी सैटेलाइट, हजारों सैटेलाइट हम भेज चुके हैं अभी, लेकिन ये सैटेलाइट क्रैश क्यों नहीं होती? चलिए इसका कारण जानते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत है, ठीक। सामान्य विज्ञान या फिर सामान्य अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत, अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत ये चीजें पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें सामान्य अंतरिक्ष विज्ञान के तौर पर ही हम यहाँ पे ये जो डेटा है वो हम बताएंगे, ठीक है, कि ये क्रैश क्यों नहीं होते। यदि आपको इसका जो एकदम स्पेस टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें होती है वो यदि हम यहाँ पे बताएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके एग्जाम में जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो आते हैं उसमें इतना नहीं पूछा जाता है। क्यों क्रैश नहीं होते? असल में वे क्रैश हो सकते हैं। नासा और अन्य अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतरिक्ष में उपग्रह को ट्रैक करते हैं, ठीक। जो पहुंचाते हैं उपग्रह वो सब ट्रैक करते हैं, और इनकी जो टक्कर है वो बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जब एक उपग्रह को लॉन्च किया जाता है तो बहुत सारी उसमें मैथमेटिक्स लगती है, और बहुत सारे लोगों को दिमाग लगता है कि कोई जिस कक्षा में पहुंचा रहा है उसमें कोई अन्य उपग्रह तो नहीं है, या फिर टकराएगा तो नहीं, या फिर उसकी डिजाइन करके इस कक्षा में ऐसी कक्षा में रखा जाता है जहाँ पे टकराने की संभावना कम हो या टकराए ही ना। और समय के साथ कक्षाएं बदल सकती है, तो दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक से अधिक उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पहले से ही प्री प्लान्ड होती है, तो ये इस तरीके की समस्या नहीं आती क्रैश होने की। और हालांकि एक बार हुआ है फरवरी 2009 में, दो संचार उपग्रह, ठीक, संचार उपग्रह मतलब किस वाले ऑर्बिट में लगाए जाते हैं? ये लगाए जाते हैं जियो में। अब आप जियो, मैंने बता दी, जियो के बारे में आप जानकारी हासिल कीजिए पिछले वीडियोस में, या फिर आप क्या है इसके बारे में गूगल कर लीजिए ये, क्योंकि यदि मैं आपको यहाँ से आसानी से बता दूंगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आप खुद से इसके बारे में रिसर्च करेंगे या फिर पुराने वीडियोस देखेंगे, पुराने लेक्चर्स वो देखेंगे, तो आपको इसके बारे में आसानी से पता चलेगा, ठीक। दो संचार उपग्रह, एक अमेरिकी और एक रूसी, अंतरिक्ष में टकरा गए थे, ठीक। यह हालांकि माना जाता है कि दो मानव निर्मित उपग्रह की पहली बार टक्कर हुई थी। अब हम पढ़ते हैं इसरो द्वारा भेजे गए उपग्रहों के प्रकार, ठीक है। इसरो कौन कौन से उपग्रह भेजा है हम देखते हैं। संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, प्रयोगात्मक उपग्रह, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, ठीक है। जो हमारा आर्यभट्ट था वो क्या था? प्रयोगात्मक ही तो था, नहीं सॉरी, प्रयोगात्मक वो था साइंटिफिक एंड एक्सप्लोरर, वैज्ञानिक अन्वेषण, और इसके अंतर्गत था, यानी वो जानकारी चेक करने गया था। नौ परिवहन उपग्रह, यानी नेविगेशन सैटेलाइट, वैज्ञानिक एवं अन्वेषण, साइंटिफिक एंड एक्सप्लोरेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो 5 प्रकार है उसको हम देखेंगे एकदम डीप में। उससे पहले हम PSLV और GSLV के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि आपको कई बार आपको सुनने में मिलेगा PSLV GSLV क्या होती है, ठीक है। तो PSLV क्या है? लॉन्च व्हीकल है, PSLV और GSLV दोनों ही लॉन्च व्हीकल है। PSLV डिजाइन किया जाता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी और रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट होती है, ठीक, उनके लिए। और वहीं हम बात करें किसकी? GSLV। तो GSLV डिजाइन किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजने के लिए GSLV को डिजाइन करते हैं। और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO, और जियो में आपको फर्क पता है ना? पता है कि नहीं बताइए, मैंने कक्षाओं वाले उसमें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कक्षाओं वाले जो लेक्चर है उसमें पढ़ा चुका हूँ, तो आप इसे देखिए। और यहाँ पे मैं आपको रिकॉल कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताने का अर्थ क्या है, यहाँ पे मेरा नहीं बताने का अर्थ क्या है, क्योंकि यदि मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा तो आप पिछले लेक्चर देखेंगे जाके, और पिछले लेक्चर जब आप देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत डीप में दी गई, बहुत ज़्यादा डीप में, तो आप वहाँ पे देखिए, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये रिकॉल के लिए, और ये PSLV और GSLV में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ, ठीक। तो आपके लिए होमवर्क है।
PSLV और GSLV में फ़र्क और हम देख लेते हैं। इसकी हाइट होती है PSLV की 44 मीटर, इसकी हाइट होती है 49.13 मीटर। नंबर ऑफ स्टेजेस क्या, नंबर ऑफ स्टेजेस PSLV में होते हैं 4 और GSLV में होते हैं 3। लिफ्ट ऑफ मास कितना होता है 320 टन और लिफ्ट ऑफ मास GSLV का होता है 414.75 टन। ठीक है। पहली फ्लाइट कब हुई थी PSLV की, ये हुई थी 20 सितंबर 1993 में। और GSLV की पहली फ्लाइट कब हुई थी 18 अप्रैल सन 2001 में। और पेलोड्स की बात करें, पेलोड्स यानी कितना भार ये सहन कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। PSLV कैन टेक अप टू 1750 kgs, ठीक है, 1750 किलोग्राम तक ये ले जा सकते हैं। किसमें, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ये कितना कितना ले जा सकते हैं 1750 किलोग्राम। कितनी हाइट पे, 600 किलोमीटर की हाइट पे। और वहीं हम GSLV की बात करें तो GSLV कैन प्लेस अप टू 5000 kgs इन लो अर्थ ऑर्बिट एंड 25,000 kg इन टू GTO। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है लियो में, ठीक है, लियो में जो सबसे पास की कक्षा होती है उसमें 5000 तक का पेलोड से ले जा सकती है GSLV। और यदि हम बात करें इसकी GTO जैसे कि मैंने बताया था GTO और GEO का जिक्र होगा, इसलिए आप लेक्चर पढ़ लीजिए या फिर उसके बारे में जानकारी रख लीजिए। यदि आपने रख ली तो अच्छी बात है, ये आपको बहुत आसानी समझ में आएगा, GEO या GTO। ठीक, तो यहाँ पे GTO में 25,000 तक ये ले जा सकता है GTO में। ठीक, हम पढ़ते हैं संचार उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में। गर्भ कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, GEO। गर्भ कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट GEO में काम कर रहे हैं जो 9 संचार उपग्रह, ठीक है, 9 संचार उपग्रहों के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी इनसैट सबसे बड़े घरेलू और संचार उपग्रह प्रणाली में से एक है। ठीक, इनसैट 1B को शुरू करने के साथ 1983 में स्थापित की जाने वाली इस प्रणाली में ने भारत के संचार क्षेत्र में प्रमुख क्रांति की शुरुआत की और बाद में इसे बनाए रखा। ठीक, वर्तमान में काम कर रहे संचार उपग्रह हैं इनसैट 3A, इनसैट 3C, इनसैट 3E, इनसैट 4A, 4CR, GSAT 8, GSAT 10, GSAT 12 और जो अन्य प्रकार की आप जो और देख सकते हैं सैटेलाइट, वो है जो लेटेस्ट वाली है अभी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, वो है GSAT 30, जिसको 17 जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। और ये इसका प्रकार क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है इसका संचार, कम्युनिकेशन, यानी ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका लॉन्च मास था 3357 किलोग्राम और इससे पहले भेजे थे GSAT 31 Feb 06 2019 को ये भेजी गई है। और ये भी कौन सी है, कम्युनिकेशन। इस प्रकार आप इसकी लिस्ट बहुत लंबी, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे ये है, अन्य चीज़ें मैं बता देता हूँ। इनसैट 3A क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और साथ ही साथ कम्युनिकेशन, इसके लिए भेजी गई थी। और कल्पना 1B किसके लिए भेजा गया था, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन के लिए। इनसैट 3C क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन, इसके लिए भेजी गई थी। बाकी जो है वो कम्युनिकेशन के लिए भेजी गई है। या आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लीजिए, एक बार सरसरी नज़र से उसे अपनी नज़रों से निकाल लीजिए। दूसरा है पृथ्वी पर्यवेक्षक उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1988 में 1988 में IRS 1A से शुरू करते हुए इसरो ने कई दूर संवेदी उपग्रहों को लॉन्च किया है। ठीक है, आज भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिसके पास सबसे अधिक दूर संवेदी उपग्रह है। फिलहाल 11 चालू उपग्रह कक्षा में स्थित है, रिसोर्टसैट 1 और 2 कार्टोसैट 1, 2, 2A, 2B, रिसेट 1 और 2। और इसके साथ ही है ओशियनसैट 2, मेघ, ट्रॉपिक्स एवं सरल। ये है जो पृथ्वी पर्यवेक्षक उपग्रह हैं, ये इनके नाम हैं। ठीक,
देश के अलग अलग उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने और वैश्विक उपयोग हेतु विविध स्थानिक और लौकिक स्थिरता में आवश्यक आंकड़े प्रदान करने के लिए इन उपग्रहों के में कई प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं। कई सारे सेंसर्स यहाँ पे लगे रहते हैं, कई यंत्र लगे रहते हैं जो हमारी जो मांग है, जो आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए, जो हमें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, फिर साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए जो यूज़ होती है। इन उपग्रहों में भेजे जाने वाले आंकड़े कृषि, जल संसाधन, शहरी योजना, ग्रामीण विकास, खनिज का पूर्वेक्षण जो होता है, यानी पहले से खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पर्यावरण, वानिकी, सागर संसाधन, आपदा प्रबंधन को कवर करने वाले कई अनुप्रयोग का इस्तेमाल किए जाते हैं। अंतरिक्ष में भारत की आग के नाम से मशहूर कार्टोसैट सीरीज उपग्रह कार्टोसैट 3 को इसरो ने सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में जो है स्थापित कर दिया है। कार्टोसैट 3 को ये अभी करंट के अंतर्गत ये मामला है, और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ से इसे लॉन्च कर दिया गया। लिस्ट ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट के बारे में हम देखेंगे। लिस्ट इसकी देखेंगे तो रिसैट 2BR1 ये 2019 दिसंबर 11 दिसंबर 2019 में भेजी गई है। और देख लीजिए अब कार्टोसैट 3 जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा था, कार्टोसैट 3 के, ठीक है। कार्टोसैट 3 के बाद फिर ये भेजी गई कौन सी, दिसंबर में, रिसैट 2BR1। तो ये किसके लिए भेजी गई है? डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम और अर्थ ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए भेजी गई है। और किस ऑर्बिट टाइप में भेजी गई? लियो में, ठीक। लियो में जो रेंज रहती है, ठीक है, पृथ्वी की सतह से किस हाइट पर तक जाती है? 50 से लेके ये जाती है 2000 समथिंग, 2000 किलोमीटर के रेंज में ये रहती है इसके लियो। तो इस बीच में ये भेजी गई है। कार्टोसैट 3 SSPO में भेजी गई है, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ये भेजी गई है। SSPO को फुल फॉर्म पता है कि नहीं आपको? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप बोलेंगे सर बताया नहीं आपने, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भेजे हैं इसको। और इसके बाद जो अन्य जो लिस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रयोगात्मक उपग्रह यानी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। दो पढ़ चुके हैं, अब ये तीसरा प्रकार है, ठीक। इसरो द्वारा जो भेजे जाने वाले सैटेलाइट है उसका। इसरो ने मुख्य रूप से प्रयोग उद्देश्य के लिए कई छोटे उपग्रह भी लॉन्च किए हैं। प्रयोगों में शामिल है रिमोट सेंसिंग, वायुमंडलीय अध्ययन, पेलोड विकास और कक्षा नियंत्रण और रिकवरी तकनीक आदि जो प्रयोगात्मक उपग्रह है उसके अंतर्गत, ठीक है। प्रयोगात्मक मतलब प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए भेजे जाते हैं। वायुमंडल का अध्ययन के लिए, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के लिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत की जाती है। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट के बारे में हम देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट आपको याद होगा, उपग्रह जब भारत का पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था 1975 में, वो किस प्रकार का था? वो था प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी वो। जो पहला उपग्रह था आर्यभट्टा, 19 अप्रैल 1975 को, 360 kg इसका वजन था। ये एक्सपेरिमेंटल जो सैटेलाइट था उसके अंतर्गत, उस प्रकार के अंतर्गत ये भेजी गई थी ये सैटेलाइट आर्यभट्टा जो है। ये अन्य जो है इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। जो लेटेस्ट वाला मतलब जो लास्ट में जो किया है वो 12 जनवरी 2018 को एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भेजी गई थी इसरो द्वारा SSPO में, और ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी, ठीक है। इस प्रकार आप लिस्ट को आप देख लीजिए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। नौ परिवहन उपग्रह यानी नेविगेशन सैटेलाइट, ये चौथा प्रकार हम पढ़ रहे हैं। नागरिक उड्डयन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो भारतीय विमान प्राधिकरण यानी AAI, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इंग्लिश में बोलेंगे, के साथ मिलकर, किसने? इसरो और AII यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर GPS सहायता प्राप्त भू संवर्धित नेविगेशन यानी गगन, ठीक है, इसका नाम क्या है? गगन। GPS सहायता प्राप्त भू संवर्धित नेविगेशन गगन प्रणाली स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। कौन?
इसरो और AII ये दोनों काम कर रहे हैं। स्वदेशी प्रणाली पर आधारित स्थिति नेविगेशन और समय पर सेवा प्रदान करने की उपयोगकर्ता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, और इसरो क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली जिसे भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी IRNSS जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नाविक। ठीक है, नाविक। मछुआरों के सम्मान में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके द्वारा इसका नाम बदल के क्या रख दिया है, नाविक। ठीक है, जो IRNSS जो है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत की जा रही है, ये सारी चीजें की जा रही है नौवहन उपग्रह यानी नेविगेशन सैटेलाइट के अंतर्गत। ठीक, नेविगेशन सैटेलाइट के अंतर्गत ये IRNSS आएगा, हमारे इंडिया का रीजनल GPS। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी GPS और जो रीजनल GPS है उसके अंतर्गत हम जो डिटेल्स है वो हम पढ़ेंगे। तो GPS क्या है? GPS है क्या? GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसका प्रयोग किसी भी चीज की लोकेशन को पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या ये देखकर आपके मन में आ गया होगा मैं यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, GPS हम सभी उपयोग करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, और जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर जो iOS फ़ोन है या फिर जो भी जो तकनीकी है जिनके पास उपयोग करने लायक, वो सभी लोग इसका उपयोग करते हैं नेविगेशन के लिए। तो इसमें कम से कम 18 उपग्रह लगे हैं। 18 उपग्रह से ये GPS का जो पूरा सिस्टम है वो बना है। हाँ, और इंडियन जो रीजनल GPS हमारा इंडिया का GPS, इसमें कितने सैटेलाइट लगे हैं? यदि ये क्वेश्चन है तो इसमें लगे हैं 7। कितने लगे हैं? 7, याद रखिए। GPS किसी भी मौसम में 24 घंटे काम करता है। GPS तकनीक का उपयोग पहली बार 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA की सेना द्वारा किया गया था, और अगले कुछ दशकों में इसका विस्तार 1980 में नागरिकों के लिए कर दिया गया। और आज वर्तमान में हम बात करते हैं GPS रिसीवर कई वाणिज्यिक उत्पादों जैसे ऑटोमोबाइल्स, स्मार्टफोन्स, व्यायाम की घड़ियों से संबंधित आप देख सकते हैं, जैसे MI वॉच, रियलमी वॉच, एप्पल वॉच, जो दुनिया भर की जितनी वॉचें आ रही हैं उसमें जो व्यायाम घड़ियां हैं उसमें GPS का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, आप यूज़ भी करते होंगे। और GIS उपकरणों में इसका शामिल है GPS का। यह तकनीक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल मोबाइल, हवाई जहाज, रेल, बस, गाड़ियों में होता है, और ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, आप और हम इसका साक्षात उदाहरण है। और इसकी मदद से हम कहीं का भी रास्ता बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन की जो दूरी है वो भी आसानी से पता कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी है, परमाणु घड़ियाँ। ठीक है, परमाणु घड़ियाँ क्या, या फिर रूबिडियम क्लॉक क्या होती है, क्या है ये? GPS जो सैटेलाइट है बहुत ही उन्नत तकनीक से डिजाइन की जाती है ताकि इससे प्राप्त होने वाली कोई भी सूचना 100% सही हो। इसीलिए GPS सैटेलाइट में परमाणु घड़ियों रूबिडियम क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? रूबिडियम क्लॉक का, परमाणु घड़ियाँ। ये पूछा जा सकता है कि GPS सैटेलाइट में उपयोग कौन सी घड़ियाँ उपयोग होती है, तो कौन सी घड़ी उपयोग होती है? परमाणु घड़ियाँ, या फिर आपको दे देगा रूबिडियम क्लॉक के नाम से। रूबिडियम क्लॉक का इस्तेमाल होता है, आपको याद रखना है। यह घड़ी 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से, ठीक है, कितने? 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से की गणना करने की क्षमता रखती है परमाणु जो घड़ी है वो, और समय की इतनी सही गणना कई जगहों पर बेहद जरूरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में हम इतना यहाँ पे गौर नहीं करते कि 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से, लेकिन जब आप बात बड़े लेवल पर करेंगे, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सैटेलाइट्स यहाँ पे जो है पृथ्वी पे क्यों नहीं गिरते, तो उस टाइप की जो जब कैलकुलेशन होती है ना, तो इन सभी चीज़ों, एकदम बारीक बारीक चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। इसलिए ये इस टेक्नोलॉजी को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, परमाणु घड़ियाँ जब सही समय की गणना करेगी, उस प्रकार एक एक सेकंड वहाँ पे बहुत ही कीमती होता है। एक एक सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से तक की गणना की क्षमता ये रखती है परमाणु घड़ियाँ। तो आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। GPS के उपयोग देखते हैं, यूज ऑफ GPS।
सामान्य तौर पे हम देखते हैं जीपीएस के 5 उपयोग हैं, ठीक है। लोकेशन, स्थिति का निर्धारण करने के लिए, नेविगेशन के लिए, ठीक है, ट्रैकिंग के लिए, वस्तु पर निगरानी या पर्सनल मूवमेंट के लिए, मैपिंग के लिए या टाइमिंग के लिए, ठीक है, सटीक समय को मापता है इसके लिए। तो इन पांचों के बारे में हम एकदम जो डिटेल है उसमें पढ़ेंगे। स्थिति का पता लगाना, यह जीपीएस ट्रैकिंग यह जीपीएस ट्रैकिंग स्थानों का मुख्य और सबसे सामान्य अनुप्रयोग है। ट्रैकिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है स्थिति का पता लगाने के लिए। स्थिति, यदि हमको कहीं दूसरी जगह जाना है तो हम सबसे पहले मैप में सर्च करते हैं कि है कहाँ, कितनी दूरी पर है, कितना समय यहाँ पे लगेगा और कितने यहाँ पे जो रास्ता कैसी है, ट्रैफिक कितना है, ये सारी चीज़ें हमको किससे पता चलती हैं, जीपीएस से। तो इसका ये एक यूज़ हो गया। इमरजेंसी रोड सपोर्ट सर्विस के लिए, ठीक है, इमरजेंसी रोड साइट सपोर्ट के लिए, जो आसान पहुंच बनाने के लिए यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल होता है। यदि आप किसी दुर्घटना का क्षेत्र में किसी दुर्घटना या आपात स्थिति का सामना करते हैं तो तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है उस समय पे, तो आप अपने स्मार्टफोन पर पूर्व प्रोग्रामित आपातकालीन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जैसा कि वहाँ पे लिखा रहता है। जैसे हाईवे में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपातकाल नंबर लिखा रहता है, उसमें कॉल कर सकते हैं। और जीपीएस के सबसे उल्लेखनीय उपयोग में यह है कि स्थान का विवरण दिए बिना भी आप आपातकालीन जो दल रहता है वो आपके पास पहुंच सकता है। तो ये इसका उपयोग है जीपीएस का। कार चोरी को रोकना, एंटी थेफ्ट डिवाइस यहाँ पे बन रही है, उसमें क्या यूज होता है, जीपीएस यूज होता है। वो कहाँ पे है अभी, कार कहाँ पे है, वो ये पता करने के लिए जीपीएस का हम उपयोग करते हैं। और ये काफ़ी उपयोगी तकनीक भी है, क्योंकि कई सारे जो रिपोर्ट्स है वो जीपीएस की बदौलत ही यहाँ पे जो है लिखवाई जा रही है, दर्ज कराई जा रही है। मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए, ठीक है, मैप्स के लिए यूज होता है। और सर्वेक्षण, किसी एरिया का सर्वेक्षण करना है, किसी सुदूर क्षेत्र का सर्वेक्षण करना है, तो वहाँ पे जीपीएस का प्रयोग बढ़ जाता है। यहाँ पे जीपीएस का उपयोग मैपिंग और सर्वेक्षण परियोजनाओं में किया जा सकता है। सर्वेक्षण में जीपीएस का उपयोग कंपनियों के समय और लागत को बचाता है, ठीक। कम से कम समय में पदों का सर्वेक्षण करने में सबसे अच्छा यह तरीका है। और यह परियोजना राजमार्गों, बिजली लाइनों, फसलों, मिट्टी के प्रकार, नदियों आदि की मैपिंग इससे हो सकती है जीपीएस की सहायता से। अगला जो यूज है वो है कानून प्रवर्तन के लिए ट्रैकिंग, ठीक है। कानून प्रवर्तन के लिए ट्रैकिंग कैसे हो सकती है, ये पुलिस इसका उपयोग करती है जीपीएस का, ठीक है। जीपीएस के उपयोग का पुलिस भी फायदा उठाती है। जीपीएस ट्रैकिंग का उपयोग कर अपराधियों को पकड़ने में इन उपकरणों का उपयोग पुलिस और जो वो पुलिस से संबंधित जो भी एजेंसियां रहती है वो यहाँ पे करती है। अधिकारियों को अपराध के स्थान पर नजर रखने के लिए संदिग्ध वाहन पर केवल एक छोटे से जीपीएस ट्रैकिंग उपकरण को धीरे संलग्न करना होता है और जीपीएस की मदद से फिर वहां तक पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में कि वहां पे कोई गाड़ी का हमें पता करना कहाँ जा रही है, फिर जो पुलिस द्वारा क्या किया जाता है, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा तो कार में जीपीएस लगा देते हैं। कई मूवीज में आपने देखा होगा, कार में या बाइक में या फिर कई जगह में वहां पे जीपीएस लगा देते हैं। तो आपने इसका मिसयूज भी देखा होगा। मिसयूज आप, एक साउथ की मूवी है रामचरण तेजा की, ध्रुवा, ठीक है। ध्रुवा में आपने देखा होगा वो जो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है वो उसके शरीर में डाल देता है, ठीक। तो वो जहां भी आता है उसको पता रहता है। तो इस प्रकार पुलिस भी इसका उपयोग करती है। हालांकि वो जो किया गया था वो उसका मिसयूज था। आप इसके मिसयूज के बारे में यदि लिखने का है, आप एक एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं। अपने पालतू जानवरों को पता लगाने के लिए, अपने जो पालतू जानवर रहते हैं उन पर जीपीएस डिवाइस लगा सकते हैं या गले में टांग सकते हैं। जिस प्रकार भी आप करना चाहें तो जीपीएस की सहायता से उनका पता लगा सकते हैं यदि कहीं गुम हो गए हो तो। और बुजुर्गों पर निगरानी रखने के लिए, बुजुर्ग कई बार रास्ते भूल जाते हैं या कुछ हो जाता है या फिर घर नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके पास जीपीएस डिवाइस यदि आप दे देंगे या आप दे देते हैं तो उनकी देखभाल होती है और आप उन तक पहुंच सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे। और या फिर इमरजेंसी जो बटन रहती है वो दबाकर वो आपको बता देंगे कि वो इस स्थान पे आप वहाँ पर लेने जाए, या फिर जो अन्य तरीके से जो कार्य हम वहाँ पे कर सकते हैं। खजाने ढूंढने के लिए इसका जीपीएस का प्रयोग करते हैं। और खनन से संबंधित जो चीज़ें हैं,
खनन संबंधित जो पर्यवेक्षण है उसके लिए, सर्वेक्षण के लिए हम करते हैं। पूर्वेक्षण बोल सकते हैं इसको, पूर्व में हम जानकारी लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब आप सोच रहे हो हाँ मैंने खजाने ढूंढने का उपयोग नहीं बताया, ठीक है। जीपीएस का उपयोग तकनीक गीक्स द्वारा भी किया जाता है जब दोस्तों के साथ खजाना शिकार करना हो। तो ये विभिन्न स्थलों पर सुराग छिपे हुए हैं, जैसे कि खजाने के नक्शे प्रोग्राम दिए जाते हुए फिर वेबसाइट पर नक्शे अपलोड करते जो किसी प्रकार से वो होते हैं ना कि कोई कॉन्टेस्ट वगैरह चल रहा होगा, कोई गेम वगैरह होते रहते हैं खतरों के खिलाड़ी टाइप से, उसमें ये इसका उपयोग होता है। मैप्स में लोड आपके फ़ोन में वो लोड वगैरह कर देते हैं, ये मैप्स यहाँ पे है, जो गेम वगैरह होते हैं उसमें फिर ये वहाँ पे इसका यूज़ होता है। खजाना ढूंढिए उस प्रकार से भी इसका यूज़ हो सकता है। और अगला है कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए। अब ये कैसे हो सकते हैं, ठीक है। कलाकृति को सुरक्षित रखने के लिए चित्रों और अन्य कलाकृतियों की कीमत दीर्घाओं में बेचे जाने या नीलाम होने के समय लाखों करोड़ों की होती है, ठीक। जब बेचते हैं, जब वहाँ पे बोली वगैरह लगती है, ठीक, कि ये कितने का बेचा जा रहा है, या फिर बोली तो नीलामी में लगती है, सॉरी, जब वहाँ पे बेचने के लिए जो रेट वगैरह रखते हैं तो वहाँ पे लाखों करोड़ों की होती है। कोई असर नहीं कि उन्हें निवेश कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर मालिकों को नुकसान से बचने के लिए इसे बीमा कराने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतने महंगे जो टुकड़े अक्सर चोरों के निशानी पर होते हैं, क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों में जब जा रही है तो इसका टुकड़ा भी एक बहुत मायने रखता है, बहुत महंगे में बिकेगा। सुरक्षा की अतिरिक्त परत के रूप में उन मालिकों ने उन कलाकृतियों पर छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस लगाया होता है, जिससे वे अपने निवेश है, जो कलाकृति उस पर नज़र रख सकें। छोटे छोटे डिवाइस को लगा देते हैं कई पार्ट्स में, ठीक है। तो इससे क्या सीख मिलती है कि इस तरीके से जो हरकत है वो नहीं करना है। हालांकि आप नहीं करेंगे, मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा सीरियस नहीं ले लेना। अब जीपीएस काम कैसे करते हैं, हाउ जीपीएस वर्क, ये देखते हैं। जीपीएस रिसीवर अपनी स्थिति का आकलन पृथ्वी से ऊपर स्थित किए गए जीपीएस उपग्रहों के समूह द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों के आधार पर करता है, ठीक है। अपनी स्थिति का जो निर्धारण वो कैसे करता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पे ये सैटेलाइट लगे हुए, ठीक, ये सैटेलाइट है, उसको यहाँ कहीं की जानकारी पता करना है, तो यहाँ से अपनी जानकारी भेजेगा, फिर वो बताएगा कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो उसको बेसिकली जो रिजल्ट के रूप में यहाँ से यहाँ तक के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जानकारी पता चल जाएगी। आगे समझ में, ये बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आप इस तरीके से यदि जीपीएस काम कैसे करता है तो एक ऐसा चित्र बना सकते हैं, ठीक। ये पृथ्वी बना दीजिए, यहाँ पे कोई 2 पॉइंट लिख दीजिए, और यहाँ पे ये जाने वाली जो तरंगे लिखी है, ठीक है। सेंडिंग वेव्स है और जो रिसीविंग वेव्स है, इस प्रकार से कुछ आप दर्शा सकते हैं। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ऐसा परफेक्ट नहीं समझने से, एक एग्जांपल के तौर पे आप दर्शा सकते हैं। और चित्र इसके देख लीजिए गूगल पे या फिर कहीं पे बुक्स वगैरह में, तो और आसानी से आप इस चित्र को बनाएंगे। तो आप जीपीएस कैसा काम करता है वो यदि आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की जो आस रहेगी वो रह सकती है। ज़्यादा नंबर का मतलब ये है कि जो ये मान लीजिए कि ये 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, ये इस प्रकार जितने भी नंबर के आए तो उसमें आपको 6 अधिकतम अंक मिलने की संभावना रहेगी। शोध और अध्ययन उपरांत यह ज्ञात हुआ कि रिसीवर बेहतर गणना के लिए 4 उपग्रहों का प्रयोग करता है। कितने का? 4 उपग्रह का प्रयोग करता है। इससे उपयोगिता की त्रिआयामी स्थिति यानी 3 डायमेंशनल जो पोजीशन है वो पता चलती है, अक्षांश, देशांतर और उन्नतांश में, ठीक। आप इसे ये समझ लीजिए 3D वे में ये जानकारी देने के लिए 4 उपग्रहों का प्रयोग करता है, ठीक है। एक बार जीपीएस प्रणाली द्वारा स्थिति का ज्ञात होने के बाद जीपीएस उपकरण द्वारा दूसरी जानकारियां जैसे कि गति, ट्रिप, दूरी, जगह से दूरी, वहां के सूर्यास्त और सूर्योदय के समय के बारे में भी जानकारी एकत्र कर लेता है। इतनी सारी चीजें हो सकती है। वर्तमान में जीपीएस 3 प्रमुख क्षेत्रों से मिलकर बना है, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट, ठीक। स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है, क्या आप याद रखिए। जीपीएस सैटेलाइट को मियो यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट या फिर सेमी सिंक्रोनस या फिर ट्रांजिशनल ऑर्बिट जिसे बोला जाता है, इस पर रखा जाता है जीपीएस सैटेलाइट्स को।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्बिट्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए आपको जो जो पहले पढ़ाया जा चुका है उससे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये कड़ी, फिर ये कड़ी, फिर ये कड़ी, फिर ये कड़ी, जो लेक्चर्स है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए आपको शुरू से पढ़ने की आवश्यकता है। या फिर आपने पढ़ चुका है तो आपको यदि नहीं पता है तो आप इसका रिवीजन कर लीजिए, यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इससे समझ गए होंगे। अन्य जीपीएस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अदर जीपीएस सिस्टम, दुनिया का पहला जीपीएस नवस्टार है, ठीक है, जो अमेरिका का है। कौन सा है? नवस्टार। याद रखिए, ये पूछे जा सकता है। दुनिया में जीपीएस के समान अन्य सिस्टम है जिन्हें सभी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी ग्लोनास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ग्लोनास रूस द्वारा निर्मित एक उपग्रह तारामंडल प्रणाली है। यदि पूछा जाए कि ग्लोनास कहाँ का है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी नहीं लिखी हुई है, ये देखिए, ये सही लिखा है, ठीक है। GLONASS रूस द्वारा निर्मित एक उपग्रह या तारामंडल प्रणाली है। ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा ये जो है ग्लोनास है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया रूस के द्वारा। और रूस से मैं आपको याद दिला दूं, पहला जो उपग्रह है वो भी अंतरिक्ष में रूस के द्वारा भेजा गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी गैलीलियो के ऊपर वर्क कर रही है। और जो चीन है वो है BEIDOU। इसका प्रोनाउंसिएशन आप खुद ही कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं बन रहा है। BEIDOU, इसकी स्पेलिंग मैंने बता दी, आप वो चीन वाले जाने उन्होंने क्या नाम रखे उसका। अधिकांश गार्मिन रिसीवर ग्लोनास और जीपीएस दोनों को ट्रैक करते हैं, और कुछ जो चाइनीज जीपीएस में बोल दूंगा इसको, ठीक है, चाइनीज जीपीएस को ट्रैक करते हैं, समझ जाओ। ये नाम बहुत उटपटांग होते हैं चाइनीज के। जीपीएस उपग्रह के बारे में कुछ अन्य और रोचक जानकारी हम देख लेते हैं। जीपीएस के लिए आधिकारिक USDOD का नाम नवस्टार है, ठीक है, जो USA द्वारा जो भेजा गया था, मतलब जो पहला जो था क्या जीपीएस उपग्रह, उसका जो यूएस द्वारा जो आधिकारिक नाम रखा गया था USDOD रखा गया था, नवस्टार का जो नाम है। पहला जीपीएस उपग्रह 1978 में लॉन्च किया गया था। 1994 में 24 उपग्रहों का एक पूर्ण नक्षत्र हासिल किया गया था। 24 उपग्रह किसमें यूज होते हैं? नेविगेशन वाले जीपीएस वाले में, जिसका हम पढ़ रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह का निर्माण लगभग 10 वर्षों तक होता है। रिप्लेसमेंट लगातार कक्षा में निर्मित और लॉन्च किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 24 सैटेलाइट पहुंचाए, अब इसमें कोई खराब हो गया तो उसके जगह कोई दूसरे पहुंचा देते हैं, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। एक जीपीएस उपग्रह का वजन लगभग 2000 पाउंड है, और सौर पैनलों के विस्तार के साथ लगभग इसकी जो ऊंचाई है या लंबाई हम बोल सकते हैं 17 फीट है। जीपीएस उपग्रह सूर्य ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के मामले में उनके पास बैकअप बैटरी ऑन बोर्ड होती है, ठीक है। सूर्य ग्रहण उस टाइम होता है तो उनके पास बैटरी होती है। ट्रांसमीटर की शक्ति केवल 50 वाट या उससे कम है। अब हम बात करते हैं रीजनल जीपीएस की। या भी हमने अभी तक किसकी बात की है? जीपीएस की, जो ग्लोबल वाला जीपीएस है, ठीक है, ग्लोबल जो USA का है, उसके बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे रीजनल जीपीएस की, जो हमारे इंडिया वाले जो जीपीएस है उनकी। गगन, IRNSS, भुवन, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। गगन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AII यानी इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय वायु क्षेत्र हेतु जीपीएस समर्थित भू संवर्धन दिशा निर्देशन गगन परियोजना को उपग्रह आधारित संवर्धन तंत्र SBAS के रूप में लागू किया है, ठीक है। तो जो गगन है, गगन के किस का इनिशिएटिव है? तो ये है इसरो का, ठीक है, याद रखिए। और AII यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का किस लिए? जो वायु सेवाएं हैं उनको और सुचारू ढंग से चलाने के लिए इसको बनाया गया है गगन को।
तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है गगन किसके लिए है, तो किसके द्वारा ये इनिशिएटिव है, तो आपको लिखना होगा इसरो और AII द्वारा। और किसके लिए है, तो ये वायु से संबंधित जो वायु क्षेत्र में सेवाएं दी जाती है उस संबंधित जो चीज़ें हैं उसके लिए किया गया है गगन का जो निर्माण है उसके लिए। भारत में नागरिक विमानन के क्षेत्र में जीवन सुरक्षा के लिए गगन परियोजना के तहत उपग्रह आधारित संवर्धन तंत्र की स्थापना, विस्तार तथा प्रमाणीकरण के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। ठीक, किसके लिए जो सुरक्षाएं होती है उसके अंतर्गत, और जो उपग्रह आधारित संवर्धन तंत्र होते हैं तंत्र की स्थापना के लिए और जो विस्तार के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इसको हमने क्या हासिल कर लिया, सफलतापूर्वक इसे लॉन्च कर दिए है, गगन को सफलतापूर्वक हमने इसे प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे इसका मतलब ये है इस तंत्र को अमेरिका के वॉस यानी WAAS, यूरोप के EGNOS तथा जापान के MSAS, ठीक है, आदि के साथ अदल बदल करके प्रयोग किया जाएगा। मतलब इनकी सहायता भी यहाँ पे ली जाएगी। वॉस की, EGNOS की जो कि यूरोप का है, और जो वास है अमेरिका का है, और जापान का है कौन सा, MSAS, ठीक है। तो इनकी सहायता, इनका इंटीग्रेटेड जो उपयोग है उसकी सहायता से हम गगन का जो उपयोग है वो कर पाएंगे। गगन के पश्चिम अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक व्याप्त है, ठीक है, अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इसके जो पश्चिम वो व्याप्त है तथा इस क्षेत्र में आबादित सेवा के लिए इसमें संभावना मौजूद है। गगन द्वारा हमें इसके सेवा क्षेत्र के अंदर उड़ान मार्ग से लेकर सभी योग्य हवाई अड्डों पर अभिगमन व उड़ान के सभी चरणों के लिए आवश्यक परिशुद्धता, ठीक है, उपलब्धता और अखंडता उपलब्ध हो सकती है। यानी इसका एकदम एक्यूरेट आप समझ लीजिए, ठीक है, एक्यूरेट और प्योर जो चीज़ें वो गगन के द्वारा यहाँ पे के द्वारा यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एक्यूरेट सर्विसेज। गगन संबंधी नीति भार GSAT-8 तथा GSAT-10 उपग्रहों के माध्यम से काम किए जा रहे हैं। GSAT-10 और GSAT-8 के माध्यम से यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। गगन का तीसरा नीति भार इसी वर्ष प्रमोचित होने वाला है। प्रमोचित का मतलब यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। GSAT-15 इसी वर्ष प्रमोचित होने वाले GSAT-15 पर लगाया जाएगा। गगन की जो सैटेलाइट्स है वो उसकी लिस्ट मैंने डाला हूँ क्या, ठीक है, ये आप देख सकते हैं गगन का जो आर्किटेक्चर है। इस प्रकार ये कोई विमान है तो उससे संबंधित जो सैटेलाइट्स हैं वो उसकी सहायता से हम गगन की सहायता से इसे हम प्राप्त करेंगे जो जानकारी है। और यहाँ पे कुछ दिया गया है। गगन कवर करता है कितना, 82 डिग्री ईस्ट तक, ठीक। गगन के बारे में हम और चीजें देखते हैं। गगन भूमध्यरेखीय क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला SPAS तंत्र बन गया है। SPAS तंत्र, ठीक है। इसरो द्वारा गगन संबंधी आयन मंडल एल्गोरिथम का विकास किया गया है, जिसे इसरो गिव मॉडल बहुस्तरीय आकलन संलयन यानी IGMMLDF के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, IGMMLDF के नाम से इसे जाना जाता है। और गगन तंत्र पर यह एल्गोरिथम काम कर रहा है। भारत अब परिशुद्ध अभिगमन क्षमताओं से युक्त विश्व का तीसरा देश बन चुका है। परिशुद्ध अभिगमन क्षमताओं के साथ कौन सा देश बन गया है, तीसरा। हालांकि गगन को मूल रूप से वैज्ञानिकी के वास्ते तैयार किया गया था, यानी साइंटिस्ट ने अपने लिए किया था, जो अपने जो पर्यवेक्षण है उनके लिए। लेकिन यह तंत्र सुविज्ञ परिवहन, समुद्री मार्गों, राजमार्गों, रेल मार्गों, सर्वेक्षणों, भूगतिक सुरक्षा एजेंसियों, दूरसंचार उद्योगों, निजी प्रयोक्ताओं को स्थिति संबंधित जानकारी आदि जैसे वैमानिकी से इतर विविध
प्रयोक्ता समुदाय के लिए भी लाभप्रद ये सिद्ध होगा इससे संबंधित। ठीक है, बेसिकली ये किसके लिए ये किया गया था, ये जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था शुरू में। देखो ये हालांकि किया गया था किसके लिए, सबसे पहले देखो वैमानिकी के वास्ते किया गया था, यानी उड्डयन के लिए। ठीक है, उड्डयन के लिए जो कैसा उड्डयन के लिए किया गया था वैमानिकी के वास्ते। और इसके बाद जब हमने इसका यूज़ और हमने करना चाहे तो हम इन सारी चीज़ों में हमने इसका यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमें पता चला। IRNSS, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे इंडिया का रीजनल GPS है। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, इसका ये फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है जो पूर्णतः भारत सरकार के अधीन है, यानी इंडिया का अपना रीजनल GPS है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है, नाविक। ठीक है, नाविक ये रखा है, यानी आपको ये पूछा है कि नाविक क्या है तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये IRNSS का नाम बदलकर नाविक रख दिया गया है और मछुआरों को समर्पित करते हुए रखा गया है। ठीक है, ये पूछा है किसको समर्पित करते हुए रखा गया है, तो ये मछुआरों को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये रखा गया है। इसका उद्देश्य देश तथा देश की सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक के हिस्से में इसके उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति सूचना देना है। ठीक है, 1500 किलोमीटर की दूरी तक। 7 उपग्रह वाली इस प्रणाली में 4 उपग्रह निर्गत कार्य करने में सक्षम है, लेकिन जो 3 अन्य उपग्रह है इसके द्वारा जुटाई गई जानकारियों को और सटीक बनाएंगे। यानी यहाँ पे आप ये याद रख लीजिए, जो 7 सैटेलाइट से मिलकर बना है। ठीक है, 7 सैटेलाइट के एक साथ प्रयोग करने के बाद हम किसका प्रयोग कर पा रहे हैं, IRNSS का। हर उपग्रह की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए के करीब है, और वहीं PSLV XL प्रक्षेपण यान की लागत है 130 करोड़ रुपए। IRNSS का पूरा नाम हम देख चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये सैटेलाइट का एक सेट है जो एक साथ भारत को GPS के समान एक क्षेत्रीय स्थिति वाला सिस्टम प्रदान कर सकता है। इसरो की वेबसाइट के मुताबिक यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं के प्राथमिक कवरेज क्षेत्र में 20 किलोमीटर से अधिक तक की सटीक स्थिति हेतु डिजाइन की गई है। यह भारत की सीमा के करीब 1500 किलोमीटर के घेरे में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। ठीक है, 1500 किलोमीटर के घेरे में भारत की सीमाओं के बाद। ठीक है, मान लीजिए ये है ये इंडिया का रफ मैप देख लीजिए, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, तो इसके बाहर यानी 1500 किलोमीटर के एरिया में भी, यानी यहाँ पे चीन पे भी हम जो नज़र वो रख सकेंगे, पाकिस्तान पे नज़र रख सकेंगे, और जो अपने आसपास का एरिया है। ठीक है, तो वहाँ से संबंधित जो एरिया है यहाँ पे कवर होगा किसके द्वारा, IRNSS के द्वारा। अभी तक इसरो ने IRNSS सैटेलाइट कितने स्थापित किए हैं। अभी तक कुल 7 IRNSS सैटेलाइट 1A से लेके 1G तक स्थापित किए हैं, और जो आई वाला था, ठीक, 1I वाला जो गया था वो एक इसमें से खराब हो गया था 7 में से, तो ये गया था। ये करंट से संबंधित मुद्दा है, हम इसके बारे में देखेंगे अगली स्लाइडों में। जो 1I है वो भेजा गया था एक रिप्लेस करने के लिए। तो अभी तक कितने हैं, 7। आप ये याद रख लीजिए कि जो 7 है, 7 सैटेलाइट से मिलकर IRNSS अच्छी तरीके से काम करता है। इससे संबंधित और जानकारियाँ IRNSS से संबंधित और हम देख लेते हैं। इसके प्रमुख अवयव देखते हैं। ठीक, ये सैटेलाइट न केवल भूमि के नेविगेशन बल्कि समुद्री और हवाई नेविगेशन में भी मददगार है। ठीक, तो जो नाविक है, ठीक है,
नाविक 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 है वो समुद्री भूमि के नेविगेशन के साथ साथ समुद्री और हवाई नेविगेशन में भी मददगार है। तीनों में इसका उपयोग होगा। ये आप यदि आपसे पूछा है कि कहाँ कहाँ ये इसके उपयोग हो सकते हैं तो ये तीन आप लिख सकते हैं। इन उपग्रहों से प्राप्त डेटा को वाहन चालकों को दृश्य और वॉइस नेविगेशन सहायता देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सैटेलाइट आपदा प्रबंधन के साथ साथ उचित समय प्रबंधन में भी मददगार साबित होते हैं। अगला है नाविक। नाविक क्या है? अगला नहीं है, ये वही है, ठीक है। IRNSS का अलग अगला नाम है नाविक, ठीक है। इसके बारे में कुछ छोटी सी वो हिस्ट्री बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, कारगिल घुसपैठ के समय भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, ठीक है। इस कारण जो सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का समय रहते पता नहीं लगाया जा सका। जो जब कारगिल वार में जब जब घुसपैठ हुई थी पाकिस्तानी सेना द्वारा, तो वहाँ पे हमारे पास अपना कोई GPS नहीं था, तो हमने USA से सहायता के लिए कहा था। तो USA कि आप अपना GPS हमें यूज़ करने के लिए दो, तो USA ने कुछ नहीं बोला था। तो तब से हमें ये जो है इसकी जो आवश्यकता है वो पड़ी, तो तब से हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। तो इसके कारण, ठीक है, इस आवश्यकता के कारण हमने अपना जो क्षेत्रीय जो GPS है नाविक वो बनाया। यदि ये रहता, सोचो यदि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी वहाँ पर रहती, तो क्या हम अपने जो इतने सारे जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं वो नहीं होते, लेकिन कम संख्या में होते। हम उसमें से काफ़ी जो सैनिक शहीद हुए उनकी संख्या कम कर सकते थे यदि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे पास उस समय होती। और ये है जो IRNSS यानी नाविक में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बदलने की चुनौतियां हैं, ये हम देख लेते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने जहां एक कठिन चुनौती को पूरा करते हुए GPS की अमेरिकी व्यवस्था को चुनौती देने वाला भारतीय सिस्टम तो तैयार कर लिया है, लेकिन इसका तुरंत आम लोगों तक पहुंचना आसान नहीं है, ठीक है। नाविक को आम लोगों के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि इसके लिए मोबाइल फ़ोन से लेकर नेविगेशन सिस्टम तक के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बदलाव करना होगा। तो आप बताइए जो IRNSS है उसका भारत में किस कंपनी ने अपने फ़ोन में इससे संबंधित हार्डवेयर लगाए हैं? क्या आप बता सकते हैं? बताइए, इसको गूगल कीजिए और बताइए। आपको करंट इससे संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए। आप इसे गूगल पे सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरूर। इससे क्या होगा, इससे आप भी करंट से जुड़े रहेंगे। ये जो थ्योरेटिकल चीज़ें उसको करंट से कनेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है, और यदि आप खुद से जब करेंगे तो ये आपको ज़्यादा याद रहेगा। जिन उपकरणों में इस सेवा का उपयोग होना है पहले उन्हें इसके लिए सक्षम बनाना होगा। अभी भारत में उपयोग हो रहे उपकरण केवल GPS सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये समस्याएं हैं इसकी। अगर इन पर नाविक को चलाना है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में बदलाव करना होगा। और एक बड़ी समस्या यह है कि इनका उपयोग करने वाले लोग, इन्हें बनाने वाली कंपनियां पहले इंतजार करेंगे ताकि नई व्यवस्था पर आधारित सेवाएं अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकें। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चेंज करने की आवश्यकता है। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है USA वाला, ठीक है। USA वाला GPS हम वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं। विभिन्न एप्लीकेशन में नाविक के उपयोग को लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन बाजार में इसके पूरी तरीके से सक्रिय होने में भी कुछ समय और लग सकता है, कुछ वर्षों का समय और लग सकता है यहाँ पे। तो इस प्रकार की अभी चुनौतियों से गुजर रहा है। और नाविक के प्रमुख अनुप्रयोग हम देख लेते हैं। सैन्य और कूटनीतिक दृष्टि से होने वाले फायदे के अलावा नाविक के कई व्यावसायिक और सामाजिक लाभ भी समाज को होंगे। हम सभी को होंगे इसके जो लाभ हैं। और आस पड़ोस के देशों को GPS सुविधा दी जा सकती है। जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं उनको हम GPS सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे पड़ोसी देशों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान, मैपिंग जैसी सुविधा देकर सरकार की आय हो सकती है, यानी ये रेवेन्यू जनरेट करने का एक माध्यम हो सकता है। देश के दूर दराज के इलाकों पर GPS की मदद से जो है अपनी जो नज़र है वो पैनी नज़र हम यहाँ पर रख सकते हैं। देश के अलग अलग इलाकों में चल रही अवसंरचना परियोजना की रियल टाइम मैपिंग की जा सकती है। तो ये नाविक के अनुप्रयोग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं यदि एग्जाम में आए तो।
सड़क और रेल यातायात पर भी जीपीएस सिस्टम का असर पड़ेगा। सड़क पर लगे ट्रैफिक जाम से पहले से ही जानकारी लेकर वैकल्पिक मार्ग सुझाए जा सकते हैं, उसका जो हमें सजेशन वो मिल जाएगा। और कुछ देर से चल रही ट्रेनों की रियल टाइम ट्रैकिंग भी की जा सकती है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सात इसके अनुप्रयोग आप लिख सकते हैं, काफ़ी होगा ये। आप 200 आगे 200 अंक 200 शब्द वाले इस प्रश्न में भी इसे लिख सकते हैं। और यदि आपको 50 शब्द वाले जो प्रश्न है उसमें आ रहा है तो भी इसके बारे में आप लिख सकते हैं। 5 चीज़ें आप इसमें शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक। और 200 शब्द वाले प्रश्नों में भी आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। नाविक के अनुप्रयोग, नाविक क्या है उसके अनुप्रयोग के बारे में यदि लिखने को आया तो आप इसे लिख सकते हैं। और व्यावसायिक रूप से अगला जो इसका अनुप्रयोग है, व्यावसायिक रूप से लंबी दूरी तय करने वाले भारतीय मालवाहक जहाजों को भी इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसकी मदद से ज़्यादा सुरक्षित सफ़र पहले से चुना जा सकता है। जो समुद्र में जो समुद्र से संबंधित जो मार्ग में जो भी बाधाएं आती है उसको यदि हम पहले से भाप लेंगे तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से हम जहाज़ों को वहाँ पे चला पाएंगे। आपदाओं के समय मलबे में दबे लोगों को पता लगाया जा सकता है, ठीक, नाविक की सहायता से। ये बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पे हो जाएगा यदि इस तरीके के यहाँ पे जो अनुप्रयोग है ये यदि हम प्रयोग में लाएंगे और काफ़ी सरलता से और सफलतापूर्वक इसको प्रयोग में लाएंगे तो। नाविक की कार्य प्रणाली हम देखते हैं। नाविक के उपग्रह 2 माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड पर सिग्नल देते हैं जो L5 और S के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। ये फैक्ट्स हैं, आप इसे चाहे तो याद रख सकते हैं। बाकी आप इसका 2-4 बार इसका रिवीजन करेंगे, बार बार अपनी निगाहों से इसे देखेंगे, नज़रों के सामने से इसे निकाल देंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। जिस तरह हमें रास्ते याद होते हैं ना, ठीक, रास्ते में बार बार जाते हैं, वही रास्ते हम कई बार आते हैं तो हमें याद हो जाता है। इसी प्रकार ये जो स्लाइड है आप इसे देखिए, या वीडियो या फिर आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, नोट्स आप बना रहे हैं तो नोट्स में इसे नोट कर लीजिए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। यह स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस तथा रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस सुविधा भारत में किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की स्थिति बता सकती है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, ये नाविक जो है आप स्थिति बता देगा। इसकी रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज सेना तथा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के लिए सुविधा प्रदान करने का काम करेगी। सैटेलाइट रेंजिंग और निगरानी, जनरेशन और नेविगेशन मापदंड के प्रसारण के लिए कुछ जमीनी सुविधाएं बहाल करनी होती है। इस तरह की सुविधाएं देश भर में 18 जगहों पर स्थापित की जा रही हैं। भारत के आगामी जो महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियान के बारे में हम देखेंगे। इससे संबंधित जो अभियान है और सारे जो हैं वो उनको हम अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे। अगला है भुवन। भुवन ये आगामी नहीं है, आगामी मैंने बोला हूँ कि आगे देखना में यहाँ नहीं है, ठीक। ये भुवन के बाद जो हम अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें। भुवन हमारा रीजनल जीपीएस के अंतर्गत है। तो भुवन को डेवलप किया है इसरो ने और इसे रिलीज कब किया था? 12 अगस्त 2009 में। और ऑपरेटिंग जो सिस्टम है इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म है और इसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु इस प्रकार की भाषाओं में सपोर्ट करेगा। और इसका टाइप है जियोग्राफिक इंफॉर्मेटिक सिस्टम, यानी और वर्चुअल ग्लोब का टाइप है इसका। और इसकी वेबसाइट हम देख सकते हैं bhuvan.nrsc.gov.in। इसके बारे में पढ़ते हैं। एक ही समय एक ही स्थान से पूरी दुनिया की सैर कराने वाले सॉफ्टवेयर गूगल अर्थ की तर्ज पे अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने भी अपनी एक प्रणाली को तैयार कर लिया है। क्या नाम है इस प्रणाली का? भुवन, ठीक है। गूगल अर्थ आप सभी ने उपयोग किया होगा। गूगल अर्थ जैसे आप देखिए, और नेट कनेक्ट करूँ क्या? हाँ, तो आपने यूज़ किया होगा, आप देख सकते हैं। नेट कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप देख सकते हैं आपने गूगल अर्थ का प्रयोग किया होगा।
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो जिस तरीके से ये चीज़ें को बताता है एकदम एकदम 3D वे में, आपने देखा होगा। तो उस प्रकार का जो इनिशिएटिव है वो इसरो द्वारा लिया गया है। चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। ठीक, ये लीजिए। गूगल अर्थ। ये ठीक दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्यौरा वाला ग्लोब, ये इस प्रकार से ये जो है गूगल अर्थ वो काम करता है। तो इसी की तर्ज पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, भुवन। लोड होने में टाइम ले रहा है, नेट स्लो चल रहा है क्या? हाँ, चलिए अभी नेट की प्रॉब्लम है। आप अपने फ़ोन पे इसे देख लीजिए, या फिर सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप देख लीजिए। नहीं, खुल गया, ठीक है, ये है, ठीक है। ये गूगल अर्थ से संबंधित ये चीज़ें हैं। ये इस प्रकार सटीक और हमें बहुत ही विस्तृत जानकारी देता है गूगल अर्थ ग्लोब। तो इसकी तर्ज पे हमें जो इसरो है उसने बनाया है क्या, भुवन। ठीक है, जो भुवन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, भुवन इसी के तर्ज पे बनाया गया है। इस वेब पोर्टल के जरिए कोई भी अपने कंप्यूटर पर दुनिया भर की सैटेलाइट तस्वीरें देख सकेगा। भुवन संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब हिंदी में पृथ्वी होता है। ठीक, भुवन, भुवन का मतलब क्या होता है, पृथ्वी हिंदी में। इसके जरिए इंटरनेट उपभोक्ता दुनिया के किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान का जो नज़ारा है वो देख सकेगा और देख सकते हैं। लेकिन सैन्य व परमाणु प्रतिष्ठान जैसे संवेदनशील स्थान इसमें नहीं दिखाई देंगे। जो संवेदनशील जो जगह है वहाँ पे उसकी परमिशन इसमें नहीं होगी। भुवन वेब पोर्टल में दिखाई देने वाली तस्वीरें इसरो के 7 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के 1 वर्ष पूर्व ली गई थी। ठीक है, जो भुवन है, भुवन वेब पोर्टल में दिखाई देने वाली जो तस्वीरें है इसरो के 7 रिमोट सेंसिंग किसमें यूज़ की गई है। ठीक है, जो 7 उपग्रह किसमें यूज़ किए गए हैं, 7 उपग्रह IRNSS में यूज़ किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोट सेंसिंग की बात हो रही है। 7 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से 1 वर्ष पूर्व ली गई थी। इसमें आसमान में काफ़ी ऊपर से दिखने वाली पृथ्वी की तस्वीरें सड़क पर चलती कार बेहद स्पष्ट दिखाई देगी। इस प्रकार का इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है और इस प्रकार की जो सुविधाएं हमें मिलेगी। विशेष बात यह है कि भुवन वेब पोर्टल में दिखाई देने वाली तस्वीरें गूगल अर्थ से भी ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, यानी गूगल अर्थ से भी ज़्यादा स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देगी। अभी इसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें ये खबरें सामने आई हैं। इसमें शामिल तस्वीरों के लिए 10 मीटर रेजोल्यूशन लिया गया है। रेजोल्यूशन आप जान सकते हैं, रेजोल्यूशन मतलब ये जो रेजोल्यूशन रहता है। ठीक है, ये तकनीकी शब्द है, आप इसे रहने दीजिए, ये बहुत ही हैवी हो जाएगा यदि इसके बारे में बताया गया तो। बल्कि ऐसी सेवा देने वाली अन्य सेवाओं में 200 मीटर का रेजोल्यूशन लिया गया है। ठीक, तो आप सोच सकते हैं 200 मीटर की जगह यहाँ पे लिया गया है 10 मीटर। तो काफ़ी जो जूम करके ये चीज़ें बताएगा। रेजोल्यूशन आप समझ सकते, कैमरे, ठीक है, कैमरे में जो यूज़ होता है ना, कैमरे में ये जो होता है रेजोल्यूशन, वो यहाँ पे 10 मीटर का लिया गया और यहाँ पे लिया गया है 200 मीटर का। तो ज़्यादा जूम कौन करेगा, 10 वाला। ठीक है, मतलब इतनी छोटी जगह का भी वो ले सकेगा। षड्यंत्रकारियों तक पहुंच इसकी रहेगी भुवन की। पिछले कुछ वर्षों में देश में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों यानी सीरियल बम ब्लास्ट के बाद इसरो में भुवन जैसी प्रणाली तैयार करने की योजना बनी थी। यदि अब कोई षड्यंत्रकारी भुवन की सैटेलाइट तस्वीरों से धमाके की योजना बनाएगा तो उसे भुवन की टीम आसानी से ढूंढ लेगी।